हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोबिया। और मैं आपको आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करता हूं। तो आज आपकी करंट अफेयर की स्टार्ट है 30 जुलाई 2020। तो 30 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पहले इसको डिस्कस कर लें। देखो, 28 को हमने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया था, और जिसमें हेपेटाइटिस की बीमारी से लोगों को जागरूक करने के लिए। और 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाया, जिससे टाइगरों की सेफ टाइगर सेव अर्थ जैसा एक अपना इन्वायरमेंट में सामंजस्य बनाए रखने के लिए, तो टाइगरों के संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व या टाइगर की वैश्विक आबादी बढ़ाने के लिए टाइगर्स डे के रूप में मनाते हैं हम, वैश्विक टाइगर्स डे। और आज है आपका कौन सा दिवस? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी जो मानव तस्करी होती है उसके विरुद्ध एक दिवस, जिससे लोगों को मानव तस्करी करने से और उनको उससे आगाह करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए मनाया जाता है। और ये जो मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस के रूप में हम आज इसको मनाते हैं, ये हमारा शुरू किया गया था यूएनओ द्वारा। तो ज़रा इसके लिए देखते हैं हम लोग। ओके, मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध विश्व दिवस, यानी मानव तस्करी विश्व दिवस। इधर लिखें, विश्व मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस कब? अब इसका पॉइंट देखते हैं, 30 जुलाई। ठीक है, और इसको अगर हम बात करें तो ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी आपकी 2013 में। कब से? यूएनओ के द्वारा। कब हुई थी? 2013 में यूएनओ के द्वारा। ठीक है, यूएनओ ने 30 जुलाई यानी 30 जुलाई 2013 में एक प्रस्ताव लाया यह मानव तस्करी के विरुद्ध। तो उसी दिन इसका मानव तस्करी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब वो प्रस्ताव संख्या कई बार आपको पूछ दी जाती है, वो देख लेते हैं। प्रस्ताव संख्या कौन सी थी, यानी कौन सा प्रस्ताव था असाइनमेंट, तो जरा उसे देखते हैं। प्रस्ताव संख्या A/RES/68/192 68/192, या इसे ओवरऑल एक लिख देते हैं, 68/192 प्रस्ताव संख्या। ठीक है, कौन सी प्रस्ताव संख्या है? 68 पॉइंट नंबर है और 192 प्रोजेक्ट। ठीक, तो आपके अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिवस कब से शुरू हुआ है? यूएनओ द्वारा 2030 से। ठीक है, अगर हम आज के थीम की बात करें, क्योंकि थीम कई बार पूछी जाती है, तो अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इस ट्रैफिकिंग दिवस की थीम थी कमिटेड टू द कॉज। committed to the cause working on the front line to end human trafficking. Working on the front line to end human trafficking. To end human trafficking. ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक, तो ये क्या था, आपसे थीम पूछी जाती है तो थीम हमेशा याद रखना, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये हुआ आपका विश्व तस्करी दिवस या ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगेंस्ट डे। कब से शुरू हुआ? 30 जुलाई से। और आज की क्या थीम थी इसका? अगर हम थोड़ा फीचर्स देखें तो विश्व के लगभग 1/3 ट्रैफिकिंग जो मानव तस्करी हैं 1/3 होती है बच्चों की। तो इसके लिए बच्चों के प्रति लोगों को जागरूक और बच्चों को
क्या करना है, इसके प्रति पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए और बच्चों के प्रति जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है और क्यों मनाया जाता है, कब से शुरुआत हुई, ये इससे जानने से, इससे रिलेटेड जो जानने की बातें थीं वो कंप्लीट होती हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, अगली न्यूज़ की तरफ। ओके, अगली न्यूज़ हमारी है कोविड-19 से लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है एडीबी। क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी साउथ ईस्ट एशिया में ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए और देशों के विकास के लिए, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए और लोगों को विकसित करने के लिए, लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक की एक सब संस्था एक क्षेत्रीय बैंक के रूप में काम करता है। कौन सा, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर हम इस बैंक के बारे में बताऊं आपको तो ये बैंक बना था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1966 में। कब बना था, 1966 में। और इस बैंक को जो संस्था है कहाँ पे है, फिलीपींस में, और इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो है मनीला में। ठीक है, ये कुछ इसके वर्ल्ड बैंक की संस्था क्या है, अगर हम इसके बारे में लिख दें तो ये एक है क्षेत्रीय बैंक। ठीक है, और इसका मेन पर्पज़ ये है, जो आपके साउथ एशिया है, यहाँ के देश की नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ उनके डेवलपमेंट के प्रोग्रामों में सहायता देना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कि आज ये चर्चा में क्यों आता है। तो आज इसके चर्चा में आने का मेन रीज़न ये है क्योंकि इसने कोविड-19 से लड़ने के लिए क्या किया है, कोविड-19 से लड़ने के लिए एडीबी बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 3 मिलियन USD, यानी 3 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर USD की मंजूरी दी है। क्या दिया है, कि मंजूरी दी है। अब जरा इसको हम समझते हैं। हुआ ये है कि कोविड-19 के कारण भारत के में तेज़ी से कोविड-19 बढ़ रहा है। जैसा आप लोगों को पता है कि आज ही के दिन भारत में लगभग आज अब तक के सबसे ज़्यादा मरीज़ 52,000 यानी 52,000 मरीज़ आज देखे गए हैं और लगभग 700 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो इस ऋण को या इस राशि को देने का मेन पर्पज़ ये है कि भारत में तेज़ी से रैपिडली टेस्ट हों, लोगों को उनसे जागरूक करने के लिए, बचाव के लिए कार्यक्रम चलाए जाएं, और उसके अलावा भारत की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के समर्थन के तौर पे इसको और तेज़ी से भारत की लड़ाई को और कारगर बनाने के लिए काम करने के लिए ये दिए गए हैं डॉलर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये जो डॉलर दिए गए हैं ये बेसिकली जापान सरकार द्वारा एक तरह से एडीबी की सहायता, एडीबी के थ्रू भारत आए हैं, और इसका मेन पर्पज़ जापान सरकार ने ये कहा है कि हम थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सैनिटाइज़र्स और ऑक्सीजन, वेंटिलेटर आदि की सुविधाओं के साथ साथ लोगों को तेज़ी से लोगों की टेस्टिंग के लिए, लोगों का संपर्क स्थापित कम हो एक दूसरे से, ऐसी योजनाओं के लिए, ऐसे कार्यक्रमों के जरिए इस राशि को खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो इस राशि का उद्देश्य क्या है ये मैंने आपको बता दिया। इसको अगर हम लिख देते हैं एक लाइन में, कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के समर्थन हेतु, समर्थन के लिए। ठीक है, एक तो ये हुआ। अब इसमें होगा क्या, इसमें रैपिड टेस्ट जो भारत का 3T प्रोग्राम है उसे बढ़ाते हुए, और थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क आदि, ठीक है, वेंटिलेटर वगैरह ये सारे दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि
इसके पहले भी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक इस क्षेत्र में क्या कर चुकी है, अपने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट चला चुकी है। जैसे आपको ये पता होगा कि मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, कोविड-19 के कारण जो भारत के मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनको काफ़ी आर्थिक रूप से परेशानी हुई है। तो उन लोगों का सामाजिक स्तर उठाने के लिए या फिर जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, विकलांग हैं, उनकी सहायता के लिए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक एक राशि आमंत्रण दे चुका है, राशि प्रदान कर चुका है, जिससे लोगों को उनकी सामाजिक सहायता दी जाए, उन्हें भोजन मुहैया कराया जाए, उन्हें आवागमन और उनको सुरक्षा के लिए उनको मेडिकल सहायता, उनको भोजन, उनको आवास, ये कोविड-19 के दौर में बराबर अनवरत रूप से जारी रखे जाएं। यानी कोविड-19 की लड़ाई में लोगों को किसी प्रकार की कमी का एहसास ना हो, वो ये ना समझें पिछड़े वर्ग के जो मजदूर वर्ग हैं, जो परेशान हैं, जो बीमारी से लड़ने में बिना किसी सहायता से लड़ नहीं सकते और जिनका रोजगार छिन गया है, तो ऐसे सामाजिक टॉलरेंस ना बढ़े, सामाजिक समरसता बनी रहे और समाज में लोगों को उनकी सहायता के लिए पहले भी कार्यक्रम चलाए हैं। तो इसके लिए जो प्रोग्राम चला है वो देखते हैं। वो प्रोग्राम है केयर्स। क्या है? केयर्स। इस प्रोग्राम में क्या है? इस प्रोग्राम की सहायता से एडीबी ने सामाजिक आर्थिक सहायता दी है। क्या दी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 की प्रतिक्रिया और व्यय के समर्थन हेतु क्या किया था? तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के साथ साथ क्या था? तत्काल सार्वजनिक उपायों एवं सामाजिक आर्थिक सहायता हेतु 28 यानी 28 अप्रैल 2020 को क्या किया था? 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 1.5 बिलियन डॉलर को मंजूरी दी थी। ठीक है, केयर्स के थ्रू कितने को? 1.5 बिलियन डॉलर को। और उसका क्या था कि कोविड-19 के कारण सार्वजनिक उपायों के साथ साथ यानी जो टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाई जाए और वगैरह तेज़ी से टेस्ट किए जाएं और वेंटिलेटर मंगाए जा सकें, वो आर्थिक सहायता के रूप में 1.5 बिलियन की सहायता मंजूरी दी थी। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोग्राम और चला है, उसको जरा देख लेते हैं। इसी का ही, एडीबी का ही है, उसको भी जरा देखते हैं हम लोग। वो जो प्रोग्राम है वो है आपका सीपीआरओ प्रोग्राम। सीपीआरओ, ये जो सारे प्रोग्राम हैं वो इसी के अंडर आते हैं। यानी सीपीआरओ क्लाइमेट एडेप्टेशन रिसाइलेंस इन साउथ एशिया। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें महामारी से निपटने के लिए क्या किया गया है? साउथ एशिया के देशों को सहायता कार्यक्रम है। ये क्या है? कोविड-19 से निपटने के लिए या महामारी से निपटने के लिए सदस्य देशों को क्या दिया ना सहायता प्रदान करना। तो ये 2 कार्यक्रम हैं। ये जो कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है वो 28 अप्रैल को इसके थ्रू 1.5 बिलियन की मंजूरी दी। और आज ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि भारत को 3 मिलियन की सहायता दी गई है एडीबी बैंक द्वारा। और उसका मेन पर्पज़ यही है कि तेज़ी से टेस्ट हों और क्या हो, पता लगाया जाए कितनी बीमारी किसको कहाँ तक पहुँच गई है और उसको तेज़ी से उसका इलाज किया जा सके। ओके, इसके अलावा जो आज की अगली न्यूज़ है वो उस पर चलते हैं हम लोग। ये स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 के लिए यूपी सरकार ने किया है। तो कोविड-19 के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला स्तरों पर समन्वय पैनल क्या बनाए हैं, पैनलों की स्थापना की है। यानी एक पैनल बनाया है, पैनलों की स्थापना। इसमें जरा देखते हैं, देखो कोविड-19 जो है वो प्रत्येक राज्य में अपने अपने स्तर पर पहुंच चुका है और प्रत्येक राज्य अपने अपने स्तर पर क्या कर रही है, उससे निपटने का योजना और कार्यक्रम बना रही है। अब हुआ क्या है इसमें ये हुआ है कि एक पैनल बनाया गया है, पैनल जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीएमओ, सीडीओ की एक टीम होगी। इसके अलावा इनकी सहायता के लिए जिला स्तर के उच्च अधिकारी जो डीएम आमंत्रण करेगा वो तैनात किए जाएंगे और वो कोविड-19 के मरीजों से क्या करेंगे, संपर्क स्थापित करेंगे। जैसे ही पता चलता है उनसे संपर्क स्थापित करेंगे और उनके कांटेक्ट के लिए हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे और एक प्रकार का पैनल बनाएंगे जिससे उन्हें रैपिडली तेजी से सहायता दी जाए, चाहे वो ऑक्सीजन की सहायता हो, चाहे वो वेंटिलेटर की सहायता हो। और इस तरह एक कड़ी तैयार की जाएगी प्रत्येक जिला स्तर पे और वो जिला स्तर की कड़ी जुड़ेगी अपने मंडल स्तर से और मंडल स्तर वाली जुड़ेगी आपकी किस पे जाके, राज्य के राजधानी स्तर पे, यानी सेंट्रल पैनल के द्वारा। ठीक है, यानी जिला स्तर से। और इसको और सेंट्रलाइज करने के तौर पर यह देखा जा रहा है कि अगर ये कार्यक्रम शुरू होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 अपने पैर पसारता है तो उसे क्या किया जाएगा, जिला स्तर से भी नीचे पंचायत स्तर पे भी एक टीम तैयार की जाएगी और उसकी निगरानी किसकी अंडर होगी, जिला मजिस्ट्रेट के अंडर होगी, जिला अधिकारी के अंडर होगी। ठीक है, तो इस पैनल को बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए दोनों, चाहे वो मरीज हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो अधिकारी हों। ठीक है, एक मतलब सहायता की जो हेल्पिंग चेन है वो किसी भी स्तर पर टूटे ना और कमज़ोर ना हो और तेज़ी से सहायता प्रदान की जा सके। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तरों पर पैनल बनाने की बात की गई है और इस पैनल में कौन कौन मेंबर होंगे मैंने आपको बताया था, डीएम, सीएम, सीडीओ और अन्य अधिकारी एसडीएम स्तर के होंगे। और अगर ये और सेंट्रलाइज होती है जाके और विकेंद्रीकरण होता है तो राज्य के जिलों के ब्लॉक स्तर पे भी तैनाती की जाएगी और एक कोऑर्डिनेशन बैंक के तौर पे बनाया जाएगा और जो अपने आगे के मंडल और राज्य की राजधानी के स्तर पर जॉइंट होगा। ओके, और अगर हम इसके बाद की बात करें अपनी अगली न्यूज़ की, तो हमारी अगली न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर। इसको जरा समझियो क्या है ये। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर असेंबली। क्या है, रिएक्टर असेंबली। ठीक, यानी क्या है ये, ITER। ये चर्चा में क्यों रहा आज दिन में, जरा इसके बारे में देखते हैं। देखो ऐसा है, इसको बनाने का मेन पर्पस मैं आपको पहले बता दूं, ये इसलिए बनाया जा रहा है जिससे जितनी एनर्जी, देखो जैसा कि एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, हम जानते हैं कि एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल क्या किया जा सकता है, एक पर्पस से दूसरे पर्पस के लिए पैदा यूज़ किया जा सकता है, यानी उसका क्या हो सकता है, केवल चेंज हो सकता है। अब इस चेंज के दौरान होता क्या है, एनर्जी कुछ क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, यूजेबल नहीं रहती है। तो ये पावर रिएक्टर प्रोग्राम इसलिए बनाया जा रहा है जिससे जितनी एनर्जी हम किसी को दें, यानी जितनी एनर्जी का हम प्रयोग करें उतनी एनर्जी हम गेन कर सकें। जैसे सपोज दैट हम थर्मल पावर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आपको जैसे नाभिकीय संलयन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न करते हैं, तो न्यूक्लियर विखंडन किया जाता है न्यूक्लियर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पहले हम ऊर्जा देते हैं फिर ऊर्जा को गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कुछ ऊर्जा का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। कंप्लीट कोई ऐसा परिपथ नहीं है हमारे पास, कोई ऐसा प्रक्रम नहीं है जिससे हम कंप्लीट बिना ऊर्जा के ह्रास के हम
प्योरली जितनी ऊर्जा दे रहे हैं, जितनी एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, उतनी एनर्जी क्या कर सकें, गेन कर सकें। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो इसी बेस्ड है कि हम जितनी एनर्जी दे रहे हैं उतनी एनर्जी प्राप्त कर सकें। ठीक है, और इस टेकामाक में क्या है, इस टेकामाक में लगभग 23 क्या है टेकामाक, इस टेकामाक में लगभग 23.5 अरब डॉलर का प्रयोग किया जा रहा है। और जो देश इसमें शामिल हैं उनको अगर हम देखें तो इस केंद्र में विश्व के लगभग विकसित और विकासशील देशों 35 देशों का एक समूह है, जिसमें भारत, चीन, जापान, यूरोपीय यूनियन, रूस आदि कुछ देश इसमें क्या हैं, दक्षिण कोरिया, यूएसए सभी शामिल हैं। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें 500 मेगावाट, कितने की, 500 मेगावाट की एनर्जी का प्रयोग करके इतनी ही एनर्जी को पैदा करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो अभी तो ये हुआ है कि 500 मेगावाट दें और कम से कम एनर्जी प्रयोग करते हुए 450 मेगावाट की थर्मल न्यूक्लियर एनर्जी असेंबली की सहायता से बनाई जा सके इस प्रोजेक्ट को, टोकोकॉम को। लेकिन अभी प्रैक्टिकली के तौर पर ये चल रहा है। और इससे अगर हम बात करें कि इससे पहले ऐसा कोई टेकोकॉम प्रोग्राम हुआ है, तो इससे पहले क्या कहते हैं 1997 में 24 मेगावाट इनपुट को देकर 16 मेगावाट आउटपुट प्राप्त हो चुका है। लेकिन अब बड़े स्तर पे एनर्जी दी जा रही है और फिर उसी स्तर से एनर्जी प्राप्त करने की बात की जा रही है। तो ये अगर सफल होता है तो अब तक का सबसे सफल टेकामाक प्रोग्राम होगा या ITER होगा। अब ये चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि इसमें भारत भी क्या हो गया है, भारत भी इस असेंबली में शामिल हो गया है। ठीक है, और भारत के अलावा कौन कौन देश हैं, लगभग 35 देशों का समूह है असेंबली में, 35 देश हैं। इन 35 देशों में आपका USA है, आपका रसिया है, आपका जापान है, और आपका यूरोपीय यूनियन है, आपका चाइना है, और साउथ कोरिया है। ठीक है, इंडिया है, ठीक, और ब्रिटेन, फ्रांस और आपके दक्षिण जो आदि देश शामिल हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इंग्लैंड, यूरोपीय यूनियन में तो लगभग सारे आ ही जाते हैं, फ्रांस भी हो गया, लेकिन ब्रिटेन भी है इसमें, जर्मनी भी है। ठीक है, लगभग 35 देशों का समूह है असेंबली है, और जिसका मेन पर्पज़ यही है कि किया जाए कि जितनी ऊर्जा दे रहे हैं उतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाए। ठीक है, ITE प्रोग्राम के। ठीक, और ये कोई कई मामलों में पहला प्रोग्राम है ITE, और जो विशुद्ध ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला प्रथम संयंत्र होगा, जिससे ऊर्जा को जितना दे रहे हैं लगभग उतना ही प्राप्त किया जा सके, कम से कम ऊर्जा का हरेसमेंट हो, कम से कम ऊर्जा का नुकसान हो। ठीक है, तो ये आपका आज की करंट अफेयर हुआ, और इसका PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, जो इसका सब्सक्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और अपने कमेंट प्लीज़ हम लोगों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।